हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लेकर आया हूं डेरेक वॉलकॉट महोदय के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन पोएम जिसका नाम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका यानी ईस्ट अफ्रीका की बात की जा रही है। ईस्ट अफ्रीका से दूर, बहुत दूर, रोने, चीखने, चिल्लाने, बिलखने यानी किसी के मरने के बाद के हालातों को बयां करने वाले शब्दों का जिक्र हुआ है। और उस कॉन्टिनेंट, उस क्षेत्र का नाम है केन्या। केन्या के हालातों को बयां करता है ये पोएम। इस पोएम को समझाने के लिए मैं आपको जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल दोनों फैक्ट बताऊंगा। उसके बाद पोएम जो वर्ड बाय वर्ड आपको बताई जाएगी विद पोएटिक डिवाइसेस, वर्ड मीनिंग्स और बहुत सारी चीजों के साथ। पर उसके पहले भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत सारे एग्जाम्स में, स्पेशली वो जो प्रोमिनेंट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पिक हुआ है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका से, वो मैंने यहाँ पॉइंट वाइज रखा हुआ है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले आपको बता दी जाए जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर इस पोएम का। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका यानी ईस्ट अफ्रीका की बात की जा रही है यहाँ पर। ईस्ट अफ्रीका से दूर, कहीं दूर रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें जो हैं ये केन्या से आ रही हैं और ईस्ट अफ्रीका और केन्या के बीच में बहुत दूरी है। उसके बीच में तंजानिया, जिम्बाब्वे और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। अगर बात की जाए हिस्टोरिकल की कि आखिर ये रोने, बिलखने, चीखने, चिल्लाने और ये डेथ के बाद की घटनाओं का जिक्र इस पोएम में क्यों किया गया है? क्या ये इमेजिनेटिव पोएम है, क्या ये फिक्शन है, या क्या ये नॉन फिक्शन है? और अगर ये नॉन फिक्शन है, अगर ये रियल है, तो क्या हुआ था ऐसा कि अफ्रीका में या अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ऐसी घटनाएं घटी? तो बात करते हैं केन्या की। केन्या ब्रिटिश कॉलोनी थी, 1920 से शुरू हो गया था पूरी तरह से ब्रिटिश कॉलोनी बनना। हालांकि ये शुरुआत 1895 में हो गई थी। जैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी कुछ हालात ऐसे ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इंडिया में 1600 में, लेकिन माना यह जाता है कि 1858 से शुरुआत हुई, विधिवत शुरुआत हुई ब्रिटिश कॉलोनी बनने की इंडिया में, और जो 1947 तक चली। ये घटना, ये इवेंट जो है वो 1952 से 1960 के बीच की है, क्योंकि इसी के बीच में केन्या में एक युद्ध लड़ा गया, एक वार लड़ा गया। वॉर का नाम क्या था वो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की जाएगी, उसके अलावा पॉइंट्स में भी आपको वो मिलेगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि क्या रीजन था इस पोएम को लिखने का और क्या बैकग्राउंड था इस पोएम का। ब्रिटिश कोलोनाइजर्स जो थे, जो ब्रिटिश सेटलर्स थे, वो बहुत परेशान करते थे अफ्रीकन को। स्पेशली यहां बात की जा रही है केन्या के लोगों की। रीजंस क्या थे इस वॉर के, इस परेशानियों के? तो फर्स्ट जो रीजन था वो था लैंड ग्रीवेंसेज, यानी जो फर्टाइल लैंड था उसके बड़े क्षेत्रों पर जो व्हाइट सेटलर्स थे, जो ब्रिटिश कोलोनाइजर्स थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब अफ्रीकन को जबरन रिजर्व क्षेत्रों में भेज दिया गया कि तुम इस क्षेत्र में जाकर के खेती करो या जो भी करना है करो, पर ये जो फर्टाइल लैंड है यहां तुम्हें नहीं करने दी जाएगी, इसका इस्तेमाल ये अपनी कॉलोनी बनाने में करेंगे। सेकेंड जो रीजन था वो था पॉलिटिकल। और पॉलिटिकल क्या रीजन था? अंडर ब्रिटिश रूल अफ्रीकन्स की गवर्नमेंट में कोई भूमिका नहीं थी, यानी अफ्रीकन्स अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। सरकार में उनका कोई योगदान नहीं था, सरकार में उनका कोई इंसान नहीं था। कोई भी एक नेता जो गवर्नमेंट में हो, जो अफ्रीकन की बात करे, ऐसा कोई बंदा, कोई व्यक्ति नहीं था। जो थर्ड रीजन था वो ये फोर्स्ड लेबर एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, यानी जबरन मजदूरी करवाई जाती थी, जबरन श्रम कराया जाता था और आर्थिक शोषण होता था वहां पर। जैसे इंडिया में लूट लिया इंडिया को लोगों ने, वैसे ही वहां पर भी लूटे जा रहे थे केन्या के लोग या अफ्रीकन लोग। फोर्थ जो रीजन था वो था कल्चरल रिप्रेशन, यानी अफ्रीकन ट्रेडिशंस और फ्रीडम्स जो थे वो सप्रेस हो रहे थे। जो भी वो परंपराएं उनकी थी, जो वो चाहते थे कि वो परंपराएं उनकी चले, वो नहीं चलने दी गई, उनकी आजादी को जो है दबा दिया गया। इस तरीके से बहुत सारे रीजन्स। और कई सालों के बाद 1920 के बाद ये जो विद्रोह हुआ वो 1952 में हुआ। 32 इयर्स के बाद ये लोग इतने परेशान हो चुके थे कि ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया। और क्या हुआ उसका नतीजा? उसका नतीजा ये हुआ कि 1952 में माओ माओ अपराइजिंग शुरू हुई, जिसको केन्या इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। इन लोगों ने एक ऑफिशियल नेम दिया, अपनी एक टीम बनाई, अपनी एक आर्मी बनाई। उस आर्मी का नाम था केन्या लैंड एंड फ्रीडम आर्मी, जिसको कहते हैं KLFA। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया। जो माओ माओ फाइटर्स थे उनके पास कम हथियार थे, लेकिन वो जंगलों में अपने ठिकानों से
गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल करते थे, जो गुरिल्ला टैक्टिक्स होता है उसका इस्तेमाल करते थे ये। तो याद रखिएगा, ये आर्मी गुरिल्ला टेक्निक से लड़ाई लड़ती थी। और इनका ओथ जो था, जो बहुत फेमस हुआ, वो था टू फाइट फॉर लैंड एंड फ्रीडम। ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइन बाय लाइन के अलावा। तो ये तो रहा रीजन्स कि क्या रीजन्स थे अफ्रीका में या केन्या में विद्रोह के, और ये आपको बताया गया कि क्या बनाया, किस तरीके से आर्मी बनाई वहां के लोगों ने। अब ब्रिटिश रिस्पांस क्या हुआ, ब्रिटिश वालों ने क्या रिस्पांस दिया। ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया स्टेट ऑफ इमरजेंसी। 1952 टू 1960 को स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं, माओ माओ अपराइजिंग भी कहते हैं, केन्या इमरजेंसी भी कहते हैं। अब ब्रूटल काउंटर शुरू हुआ, डिटेंशन कैंप्स लगाए गए, टॉर्चर किया गया, एग्जीक्यूशंस किए गए और मास स्लॉटर्स किए गए अफ्रीकन की या केन्या के लोगों की। लगभग कहा जाता है कि 11,000 माओ माओ फाइटर्स को मार दिया गया। ये तो एक एस्टिमेट बताया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं इससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। ब्रिटिश वालों ने ऑफिशियली एग्जीक्यूट किया लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों की। माओ माओ फाइटर्स जो थे उनको खड़ा करके उनका सर कलम कर दिया गया, और केवल इस घटना में 32 यूरोपियन सेटलर्स या ब्रिटिश सेटलर्स की मौत हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके से भयानक विध्वंस किया गया माओ माओ अपराइजिंग्स का, माओ माओ फाइटर्स के साथ, केन्या के साथ या अफ्रीकन्स के साथ। हालांकि अफ्रीकन्स हार गए, केन्या वाले हार गए, लेकिन ये एक सुगबुगाहट जो थी वो उनके इंडिपेंडेंस के रूप में आई, और उनको स्वतंत्रता मिली इस ब्रिटिश कॉलोनी से। उनको इंडिपेंडेंस मिला 1963 में, यानी 1952 से ये लड़ाई 1960 तक चली, और 3 साल के बाद स्वतंत्र हुआ केन्या ब्रिटिश कॉलोनी से, ब्रिटिश कॉलोनाइजर से। तो शुरू करते हैं इस पोएम के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर चलेंगे हम पोएम को एक्सप्लेन करने वर्ड बाय वर्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो एग्जाम्स हैं जहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिया जा रहा है। जो आपको ग्रीन कलर में दिखे वो समझ जाएगा कि वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट वाज पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन सिलेक्टेड पोएम्स। सिलेक्टेड पोएम्स में ये पब्लिश हुआ, 1962 में ये पब्लिश हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही ये पोएम पब्लिश हो चुकी थी। मेनली ये पोएम डिस्कस करता है द इवेंट्स ऑफ द माओ माओ अपराइजिंग इन केन्या इन द अर्ली 1950s। कई सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ग्रीन के साथ बोल्ड लेटर में लिखा गया है। और जैसा कि आपको ऊपर मैंने बताया, ये 1952 से 1960 तक चला था। इट बिलोंग्स टू पोस्ट कॉलोनियल पोएट्री। अगर ये एग्जाम में पूछा गया था कि ये पोएम जो है वो किस तरीके की पोएम है, तो पोस्ट कॉलोनियल पोएट्री है। पर एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको बताना मुझे लगता है सही है। अब तो ट्रेंड सी हो गई है नॉट लिखने की, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में अब पूछता है इनमें से कौन सा नहीं है, यानी 4 ऑप्शंस विल बी देयर, 1 विल बी राइट, 3 विल बी इनकरेक्ट। तो वो एक करेक्ट आपको ढूंढनी है। जैसे अगर एक क्वेश्चन मैं आपको रिकॉल करके बताऊं, तो पूछा गया था कि विच सॉर्ट ऑफ पोएम दिस इज। ऑप्शंस वर, फर्स्ट जो पॉइंट था वो था आयरोनिकल, सेकेंड था ऑटोबायोग्राफिकल, थर्ड था पोस्ट कॉलोनियल या कॉलोनियल। दोनों याद रखिएगा, दोनों ये पोएट्री है, पोस्ट कॉलोनियल भी है और कॉलोनियल भी है। और जो फोर्थ ऑप्शन में था वो था पोएम ऑफ इंडिपेंडेंस। और उनमें से पूछा था इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आपको पता चल गया होगा कि ये पोएम जो है इंडिपेंडेंस का पोएम नहीं था, क्योंकि 1963 में इंडिपेंडेंस मिली इन्हें, और ये पोएम पब्लिश हो गया था 1962 को। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आपको भी समझना होगा क्या मेंटेलिटी होती है पेपर सेटर की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट है, ये एक ऐसे ट्राइब के बारे में है जिसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, ककियू। ये कियू नहीं है, यह ककियू है। ककियू वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एजुकेटेड ट्राइब इन केन्या। तो केन्या में जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा और सबसे शिक्षित जो ट्राइब जनजाति थी वो ककियू की थी। पोएम बेस्ड अराउंड द स्ट्रगल्स इन अफ्रीका। ये पोएम जो लड़ी गई, युद्ध लड़ा गया, संघर्ष किया गया अफ्रीका में, वहां के बारे में है। इट इज एटलीस्ट पार्शियली ऑटोबायोग्राफिकल, यानी आप कम से कम ये मान सकते हो कि आंशिक रूप से ये ऑटोबायोग्राफिकल था, क्योंकि पोएट जो था वो खुद वहीं का था, और इसलिए उसने पोएम में इन चीजों के बारे में बहुत बारीकी से समझा और उसे अपने पोएम में शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश की है।
रिटन इन फ्री वर्स, पोएम फ्री वर्स में है. इट मीन्स देयर इज नो राइमिंग स्कीम, नो मीटर. देयर आर 3 स्टैंजास, टोटल इन 33 लाइन्स. Bloody battle was held between British settlers and the native Kikuyu tribe. तो जो युद्ध लड़ा गया वो था ब्रिटिश सेटलर्स के बीच में और जो वहां के लोग थे कक्यू ट्राइब के, उनके बीच में. अफ्रीका की तुलना पैराडाइज से की गई है और गोरिल्ला को यहाँ पर रिबेल्स के रूप में, वाइल्ड एनिमल के रूप में दिखाया जा रहा है. करते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के लिए. अ विंड इज रफलिंग टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका. रफलिंग मतलब होता है स्टारिंग अप यानी झकझोरना. टॉनी मतलब होता है येलोविश ब्राउन यानी सुनहरा भूरे रंग का. पेल्ट मतलब होता है फर, रुआ, बाल भी कह सकते हो आप. खाल पर जो बाल लगा हुआ है उसे यह कहा गया है. तो पोएट अफ्रीका की तुलना लॉयन लाइक एनिमल से करता है जिसका सुनहरा भूरा रंग का खाल, त्वचा या रुआ हो. ये एक मेटाफर है और कहता है एक हवा आती है और वो उस खाल को, उस बाल को अफ्रीका के झकझोर करके रख देती है. यानी यहाँ अफ्रीका में उथल पुथल और अशांति का माहौल है. मेटाफर आपको बता दिया मैंने, यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी है. ये अफ्रीका पर्सोनिफाइड है क्योंकि यहाँ कॉन्टिनेंट को ऐसे बताया गया है जैसे कि उसमें एनिमल की तरह गुण हो, क्वालिटी हो. अब पोएट कक्यू जो वहाँ की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है केन्या की, और माओ माओ रिबेलियन की एक पार्ट भी थे. कक्यू quick as flies batten upon the blood streams of the veldt. batten upon का मतलब होता है feed, feed greedily, चिपक करके खाना यानी उसी पर जीना. blood streams नॉर्मल आप blood कह सकते हो इसे, जैसे नसों में खून बहता है वैसे ही blood. वेल्ट ओपन ग्रासलैंड है अफ्रीका का, यानी अफ्रीका का लैंड आप इसे मान सकते हो. तो पोएट कक्यू जनजाति को मक्खियों की तरह तुलना करता है और कहता है जैसे ये मक्खियां बहुत तेज होती हैं, झुंड में हमला करती हैं और जहां भी किसी को घाव है, चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रहा है, वहीं पर जा करके ये धावा बोल देती हैं. उसी को चिपक करके, बैटन अपॉन, उसी पर चिपक करके ये खाती पीती हैं, उसी पर जीती हैं, पलती हैं उस रक्त पर, उस ब्लड पर. वैसे ही ये जो कक्यू जनजाति है वहां की, वो फ्लाइज की तरह है, बहुत तेज है और ये पल रही है ब्लड पर, और वो भी अफ्रीकन लैंड के, अफ्रीकन धरती के खून पर ये पल रही हैं, उसी पर ये जीवित हैं. यह विद्रोह और हिंसा का प्रतीक है. कक्यू को विद्रोही और हिंसात्मक दिखाया गया है यहाँ पोएट के द्वारा. आप ये सोच रहे होंगे कक्यू जो वहां की खुद की अफ्रीकन जनजाति है, पोएट भी वहीं का है, तो कक्यू को ऐसा क्यों कहता है? तो वो इसलिए कहता है क्योंकि पोएट अफ्रीकन महात्मा गांधी है, उसे अहिंसा से बहुत प्रेम है और वो नहीं चाहता है कि कक्यू जनजाति के द्वारा जो इतने नरसंहार हुए वो और भी आगे बढ़े. क्योंकि आपने अभी शुरुआत में आपको बताया था मैंने कि लगभग 11,000 के आसपास उस युद्ध में मौत हुई थी अफ्रीकन्स की. 1000 जो सरेंडर किए थे उनकी हत्या कर दी गई. और ये ऑफिशियल नंबर्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बताई जा रही है वो ऑफिशियल्स है. अनऑफिशियल तो पता नहीं कितने होंगे. जबकि जो सेटलर्स थे, जो सेटलर्स की संख्या केवल 32 आपको बताई गई है. तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा विध्वंस और नरसंहार किया गया था वहां. और ये सब हुआ कक्यू जनजाति के कारण. कक्यू जनजाति ने ही ये सब करने पर मजबूर किया. तो इसलिए कक्यू जनजाति को वो विद्रोही और हिंसा का प्रतीक मानता है. पोएट कहता है कॉर्प्सेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज. पैराडाइज मतलब होता है हेवन लाइक लैंड, कॉर्प्सेस मतलब डेड बॉडीज होता है. पोएट यहाँ अफ्रीका की तुलना स्वर्ग से करता है कि हमारी जो धरती है अफ्रीका की स्वर्ग के समान है. पोएट अफ्रीका को, जिसे वह स्वर्ग जैसा कहता है, स्वर्ग समान कहता है अब यह लाशों से भरी पड़ी है, लाश इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं. यहाँ कंट्रास्ट और आयरनी के साथ साथ जक्स्टापोजिशन नामक फिगर ऑफ स्पीच भी है. आयरनी और कंट्रास्ट इसलिए क्योंकि यहाँ अफ्रीका को पैराडाइज दिखाया जा रहा है और फिर भी बताया जा रहा है कि डेड बॉडी से भरा हुआ. ये जक्स्टापोजिशन इसलिए क्योंकि एक वर्ड दूसरे वर्ड के जस्ट अपोजिट है, जैसे पैराडाइज और कॉर्प्सेस. अब जब इतनी डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है तो राज किसका चलेगा वहां पे? अब यहाँ पोएट कहता है ओनली द वॉर्म, केवल अब कीड़े वहां पर हैं, केवल कीड़े. और कीड़ों को वो सार्केस्टिकली एक टाइटल देता है और कहता है कि वो कर्नल हैं. कर्नल वैसे आर्मी ऑफिसर होते हैं, पर यहाँ उन्हें कर्नल का टाइटल दिया जा रहा है. और ये कर्नल किसके हैं? कैरियन के कर्नल है. कैरियन मतलब होता है डिकेइंग फ्लैश ऑफ डेड, यानी सड़े हुए मांस. तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये वहां के सड़े हुए मांस के कर्नल हैं और अब ये कमांड देंगे. क्राइज मतलब कमांड. यहाँ पर्सोनिफाइड है. वॉर्म इज गिवन द रोल ऑफ कर्नल कमांडिंग द कॉर्प्सेस. और आर्नी भी है इसमें.
क्योंकि पोएट कहता है ओनली वॉर्म्स बेनिफिट फ्रॉम वॉर। अब क्या ये कमांड देते हैं, वेस्ट नो कंपैशन ऑन दी सेपरेटेड। कंपैशन मतलब होता है पिटी या दया, सेपरेटेड मतलब इंडिविजुअल डेथ्स। तो ये लोग कहते हैं कोई दया मत दिखाओ, अपनी दया वेस्ट मत करो इन अलग अलग मरे हुए लोगों पर। अलग अलग मरे हुए लोग क्यों? क्योंकि ये लोगों का अपना एक नजरिया था, ये लोग अपने तरीके से वहां लड़ने गए थे और दोनों पार्टी बिना सोचे समझे एक दूसरे के खून के प्यासे और मारे गए हैं। तो ये अलग अलग हैं, अगर ये एक होते तो शायद मारे ना जाते। ये एक सेटारिकल है, पोएट कहना चाहता है कि वॉर्म को पता है, कीड़ों मकोड़ों को भी पता है कि जब तक आप यूनाइट होकर के नहीं रहोगे, यूनिटी आप में नहीं रहेगी, तब तक आप ऐसे ही अलग अलग मरोगे। यहाँ कीड़े मकोड़ों को बताया गया है कि ये एक जरिया है केवल। आवाज जो है, जो कमांड दी जा रही है वो कीड़े मकोड़े के रूप में वहां की सोसाइटी, वहां के ऑफिशियल्स या कॉलोनियल जो वॉइसेज हैं, जिसे आप वॉइस ऑफ कोल्ड अथॉरिटी कह सकते हो, यानी कॉलोनाइजर्स की आवाजें हैं ये, जो वॉर्म के रूप में दिखाई जा रही हैं, जो वॉर्म के रूप में यहाँ पोएट मेटाफोरिकली यूज किया हुआ है। और कहता है कि ये वहां के कॉलोनाइजर्स हैं जो कहते हैं कि इन लोगों पर दया मत दिखाओ, मरे हैं और मारो और बस मारते ही रहो। Statistics justify and scholars seize the salience of colonial policy। यहाँ पोएट कहता है जो स्टैटिक्स है, यानी जो आंकड़े हैं, यानी नंबर ऑफ डेथ्स या रिकॉर्ड, तो जो आंकड़े हैं वो हिंसा को जस्टिफाई करते हैं, सही ठहराते हैं। हर देश अपने हिंसा को सही ठहराता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है और इंडिया ने अगर 50 लोगों को मारा है, तो हम 50 केवल गिनती गिनेंगे। 50 हमारे लिए केवल एक आंकड़ा होगा, एक नंबर होगा, और हम यानी इंडियन उसे सही ठहराएंगे, हम अपने बचाव में बोलेंगे। वही पाकिस्तानी की तरफ से अगर बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी बोला जाए, उनका हमारे प्रति जो नजरिया है वो भी सेम होगा, और वो भी हमारे अगर लोगों की कहीं डेथ हुई है वो भी सही ठहराएंगे, और वो बोलेंगे कि ये नंबर्स है, केवल हमें करने के लिए मजबूर किया गया और ये हमारी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। जो आंकड़े होते हैं वो जस्टिफाई करते हैं कि हमने सही किया, और जो स्कॉलर्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कॉलोनाइजर्स वहां के हैं, सीज मतलब होता है होल्ड एंड एनालाइज, वो एनालाइज करते हैं। सैलिएंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉलोनियल पॉलिसी के। तो जो कॉलोनियल पॉलिसी वहां की है, जो कॉलोनाइजर्स ने बनाया हुआ है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे वहां के इंटेलेक्चुअल्स, वहां के स्कॉलर्स होल्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके बताते हैं कि आंकड़े सही हैं और ये काम सही है, और इस पर वो बहस करते हैं, डिबेट करते हैं कि इतने लोगों का मारा जाना बिल्कुल सही है। वो अपने काम को, अपने पॉलिसी को सही ठहराते हैं, लेकिन वास्तविक पीड़ा इन सब चीजों से अनदेखी रह जाती है। हमें केवल नंबर्स लगता है, पर उनके लिए जिनके घर वालों की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुका है, जिनका परिवार का परिवार तबाह हो चुका है, उनके लिए वो नंबर्स नहीं है, वो आंकड़े नहीं है, वो दर्द है जो किसी भी शब्दों में, किसी भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जा सकती। ये आयरनी है, ह्यूमन सफरिंग को यहाँ केवल नंबर के रूप में दिखाया जा रहा है। पोएट एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछेगा और एक कंट्रास्ट के रूप में एक सैटायर मारेगा और कहेगा व्हाट इज दैट टू द व्हाइट चाइल्ड हैग्ड इन बेड। आखिर उसका क्या, वो जो सफेद बच्चा था जिसे हैग्ड कर दिया गया, यानी कि वायलेंटली उसका गला काट दिया गया, इन बेड, बिस्तर में सोया ही था वो छोटा बच्चा और उसका गला काट दिया गया, उसका क्या? क्या वो भी एक आंकड़ा दिखाया जाएगा? क्या कॉलोनाइजर्स उसे भी एक आंकड़े के रूप में लेंगे, एक स्टैटिक के रूप में लेंगे, एक नंबर के रूप में लेंगे? क्या उसके दर्द को वो नहीं देखेंगे? यानी अगर अफ्रीकन के दर्द को नहीं देख रहे हैं, तो क्या ये छोटे बच्चे जिसकी मृत्यु हुई, जिसका गला काटा गया, वो भी ककयू जनजात के द्वारा, क्या उसको भी आंकड़े के रूप में देखेंगे? ये टू सेवजेस एक्सपेंडेबल एज ज्यूज। सेवजेस जो है ये डेरोगेटरी टर्म है अफ्रीकन के लिए, जिसे असब या जंगली कहा गया है। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है डिस्पोजेबल, या इसे वर्डलेस कह सकते हो आप। ज्यूज जो है ये रेफरेंस यूज किया गया यहाँ हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स का। हॉलोकॉस्ट आपने सुना होगा। यहाँ कॉलोनाइजर्स यानी उपनिवेशवादी अफ्रीकन को जंगली कह करके उनकी हत्या को सही ठहराते हैं। वैसे ही सही ठहराते हैं जैसे नाजी के लोगों ने होलोकॉस्ट में यहूदियों को बेकार वर्ले समझा था, वैसे ही यहाँ पर असभ्य समझा जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है कॉलोनाइजर्स के द्वारा। यहाँ एल्यूजन है, यानी संकेत दे रहा है होलोकॉस्ट का। होलोकॉस्ट एक रेफरेंस के रूप में यहाँ यूज हुआ है। नाजी जर्मनी यहाँ यूज हुआ है। सेकंड स्टैंजा में चल रहे हैं। सेकंड स्टैंजा में पोएट यानी वॉलकॉट दिखाते हैं कि प्रकृति की हिंसा स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य के ये युद्ध जो होते हैं वो अननेचुरल होते हैं, इनसेन होते हैं और आयरनिक होते हैं। मनुष्य
क्रूरता को साहस और शांति के रूप में उचित ठहराता है, लेकिन वास्तव में यह केवल भय और मृत्यु से बचने का एक तरीका है। थ्रेस्ड आउट ऑफ बीटर्स द लॉन्ग रसेस ब्रेक। थ्रेस्ड आउट मतलब होता है बीटन, पीटा गया। बीटर्स मतलब हंटर्स होते हैं जो छिपे हुए जानवरों को भगाने का काम करते हैं। रशेज मतलब होता है झाड़ियां, जो रिवर्स या स्वैम्प्स, दलदली जगह पर पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पोएट कहना चाहता है कि जो शिकारी होते हैं, जो हंटर्स होते हैं, वो लंबी लंबी घास को, झाड़ियों को पीटते हैं और पीट करके तोड़ देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? वो जिससे जानवर जो छिपे हुए वहां हैं वो बाहर निकले, और बाहर निकले फिर ये अपना शिकार करें। एक जगह ये पीटेंगे, जानवर दूसरी तरफ भागेंगे, वहां शिकारी पहले से ही है और वो वहां पकड़ लेंगे। तो यह एक प्रकृति और शांति पर होने वाले हिंसक हस्तक्षेप का प्रतीक है। इमेजरी और सिंबोलिज्म से भरा हुआ है ये लाइन। इन अ व्हाइट डस्ट ऑफ आइबिजेस हुज क्राइज। व्हाइट डस्ट का मतलब होता है सफेद धूल। आइबिजेस मतलब होता है लंबी चोंच वाले सफेद पक्षी, जिसे बगुला भी आप कह सकते हो, जो अक्सर नदियों के किनारे पाए जाते हैं। क्राइज मतलब होता है चीखें। तो जब ये झाड़ियां पीटते हैं तो वहां से जब आइबिजेस यानी कि बगुले जैसे जो पक्षी होते हैं वहां से वो भागते हैं, तो उनके उड़ने को, उनके उड़ते हुए झुंड को सफेद धूल जैसा यहाँ पोएट दिखाता है, और ये चीखते हुए वहां से भागते हैं। यहाँ बर्ड्स को डस्ट क्लाउड के रूप में कंपेयर किया जा रहा है, और ये इम्प्लाइड सिमली है, ये न मेटाफर है और ना ही सिमली है। आपको बताया जा चुका है इम्प्लाइड सिमली, सिमली और मेटाफर के बीच का फिगर ऑफ स्पीच होता है। Whose cries have wheeled since civilization's dawn। व्हील्ड मतलब होता है सर्कल्ड, या यहां पर होगा गूंजना। सिविलाइजेशन डॉन का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इन पक्षियों की जो चीखें होती हैं वो सभ्यता की शुरुआत से ही गूंज रही है, सभ्यता की शुरुआत से ही सुनाई दे रही है, यानी ऐसा ये बहुत पहले से ही हो रहा है। इस लाइन में हाइपरबली है, क्योंकि पक्षियों के चीखने की आवाजें, गूंजने की आवाजें सभ्यता की शुरुआत से दिखाई जा रही है। फ्रॉम द पार्च्ड रिवर और बीस्ट टीमिंग प्लेन। अब इनकी आवाजें चीखती हुई कहां से कहां तक जाती हैं? पार्च्ड का मतलब होता है सूखी हुई, ड्राइड अप। बीस्ट टीमिंग का मतलब होता है फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। प्लेन का मतलब होता है ग्रासलैंड, यानी लैंड नॉर्मली। तो ये जो पक्षी होती हैं जो चीखते हुए जाती हैं, ये कहां से कहां तक जाती हैं? ये पक्षी सूखी नदियों और जानवरों से भरे मैदानों पर उड़ते हैं, मानो अफ्रीका की प्राचीनता और जंगली जीवन का हिस्सा हो। द वायलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट इज रीड एज नेचुरल लॉ। जब जानवर जानवर पर वायलेंस करते हैं या मारते हैं तो उसे नेचुरल लॉ माना जाता है, प्रकृति का नियम माना जाता है, क्योंकि दे किल फॉर सर्वाइवल नॉट फॉर पावर। बट अपराइट मैन माने ह्यूमंस, जिसे सुपीरियर माना गया है सभी जातियों से, सीक्स हिज डिविनिटी बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन। वो क्यों लड़ाई करते हैं, वो क्यों मारते हैं एक दूसरे को? यहाँ पोएट कहता है कि जो ह्यूमंस हैं, जो अपराइट मैन हैं, जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, वो अपनी डिविनिटी को खोजता है, ईश्वरत्व को खोजता है बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन। इन्फ्लिक्टिंग का मतलब कॉजिंग, किसी को कष्ट देकर के, किसी को तकलीफ देकर के वो अपने आप को समझता है कि मैं देवता हूं, मैं भगवान हूं। तो इंसान जो खुद को श्रेष्ठ समझता है वो हिंसा करता है, वो शक्ति और लालच के लिए हिंसा करता है, वो सोचता है कि दूसरे को दर्द दे करके वह ईश्वरत्व प्राप्त कर लेगा। इस लाइन में आयरनी है, क्योंकि इसमें एनिमल्स सर्वाइवल के लिए जहां मारते हैं, वहीं ह्यूमंस अपने आइडियोलॉजी के लिए मारता है। और इस लाइन में भी आयरनी है और पैराडॉक्स भी है, क्योंकि यहाँ मैन जो है वो गॉडलीनेस की सीख करते हैं, खोज करते हैं, और वो भी क्रुएल्टी के माध्यम से, यानी अपने आप को देवता बनाना चाहते हैं पर वायलेंस करके। जैसे आजकल हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बड़े कंट्रीज हैं जो छोटे छोटे कंट्रीज पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, चाहे वो रसिया हो चाहे अमेरिका हो। ये लोग करते क्या है? इन लोगों का काम है यही, अपने आप को भगवान समझते हैं, देवता समझते हैं, और ये क्रुएल्टी के माध्यम से अपने आप को सबसे बड़ा समझने का काम करते हैं। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है डेलिरियस एज दीज वरीड बीस्ट हिज वॉर। डेलिरियस का मतलब होता है मैड या अनकंट्रोल्ड। वरीड मतलब टेरिफाइड यहाँ है। तो मनुष्य भी, पोएट कहता है मनुष्य भी इन डरे हुए, जैसे ये डरे हुए जानवर होते हैं, मनुष्य भी इन्हीं की तरह पागलपन में युद्ध करता है। जैसे आपने देखा होगा एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है
तो दूसरा जानवर भी डर के मारे उसे लड़ना शुरू कर देता है। अगर भाग पाता है तो भाग जाता है, नहीं भाग पाता है तो कुछ समय के लिए उसे लड़ने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो मारा जाता है। इंसान भी ऐसे ही पागलपन में युद्ध कर रहा है, यानी कि अपना विवेक खो चुका है, वो रीजन खो चुका है, बस वो लड़ाई करना जानता है सिर्फ। डांस टू द टाइटन कार्कस ऑफ ए ड्रम। टाइटन मतलब होता है कसी हुई, टाइट की हुई। कार्कस मतलब होता है स्किन ऑफ डेड बॉडी या एनिमल का स्किन। ड्रम मतलब ड्रम, नगाड़ा। आपने देखा होगा ड्रम पर मरे हुए जानवरों के स्किन को कस करके लगा दी जाती है और वो बजाई जाती है। तो यहाँ इंसान का युद्ध भी एक डांस जैसा है जो डेड बॉडी से बनी ढोलक की आवाज पर किए जाते हैं। यानी मौत से और मौत पैदा होती है। एक तो जानवरों को मार करके उसके खाल से, उसके स्किन से ड्रम बनाया जाता है और इसी ड्रम को पीट करके एक युद्ध होता है जो डांस जैसा होता है। आपने भी देखा होगा युद्ध होता है मानो जैसे वो डांस हो रहा हो, जैसे वो दांडिया कर रहे हो। While the calls courage still that native dread. नेटिव ड्रीड मतलब होता है नेचुरल फियर। जबकि इंसान ही मतलब इंसान जिसे साहस कह के बुलाता है, असल में वह डर ही है, वो नेचुरल फियर ही है जो युद्ध में साहस का रूप धारण कर लेता है। एग्जाम्पल के रूप में आप स्नेक ले सकते हो। स्नेक भी आपने देखा होगा, स्नेक यहाँ वहां जा रहा है और आप उसके आगे पीछे होने लगे अगर, तो वो डर के मारे अगर डंक भी मारता है तो डर के मारे मारता है। तो ऐसा भी होता है इंसान के साथ भी कि इंसान साहस समझता है पर वो असल में भय है जिसके कारण वो लड़ाई करता है। तो आयरनी है यहाँ पर, फियर को एक करेज का चोला लपेटे हुए यहाँ दिखाया जा रहा है। ऑफ द व्हाइट पीस कॉन्ट्रैक्टेड बाय द डेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है अचीव्ड, व्हाइट पीस का मतलब होता है कोल्ड या लाइफलेस पीस, जिसे मृत्यु की शांति कहते हैं, और डेड मतलब होता है विक्टिम्स ऑफ वॉर। तो यहाँ पोएट कहता है कि युद्ध के बाद जो शांति आती है, जो खामोशी छा जाती है, वो असल में डेड बॉडीज से बनी सफेद खामोशी है, यानी ये कब्रों की शांति है, न कि सच्ची शांति है। ये पैराडॉक्स है क्योंकि यहाँ पीस मृत्यु के द्वारा क्रिएट होती है। चलते हैं थर्ड स्टेंजा में। फाइनल स्टेंजा में वॉलकॉट की पहचान का संकट पूरा हो चुका है। वह अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच फंसा हुआ है क्योंकि वो दोनों देशों से जुड़ा हुआ है और वो किसी भी देश को धोखा नहीं दे सकता, फिर भी दोनों को स्वीकार भी नहीं कर सकता। यह आयरोनिकल है, ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट है और उसकी समस्या अनसुलझी रहती है। कविता एक भयावह प्रश्न के साथ समाप्त होती है। चलते हैं पोएम को कंफर्म करते हैं कैसे वो दोनों देशों से जुड़ा हुआ है। Again, brutish necessity wipes its hands upon the napkin of a dirty cause. Again, again दो बार आया है। again का मतलब यहाँ पर है repetition of history. ब्रिटिश का मतलब होता है वायलेंट, एनिमल लाइक, या वॉर या हिंसा आप कह सकते हो इसे। नेसेसिटी यानी कंपल्सन ऑफ वॉर कह सकते हो आप। डर्टी कॉज मतलब होता है गंदे मकसद, जो नेताओं के गंदे मकसद होते हैं जिसके कारण वो युद्ध लड़ते हैं। इस पूरे स्टेंजा को आप आज के रेफरेंस में देखिएगा, जिससे आज रसिया यूक्रेन के बीच में हो रहा है, इजराइल गाजा हमास, अमेरिका कहीं किसी पर भी आक्रमण कर दे रहा है, इंडिया का पाकिस्तान से लफड़ा चल रहा है, नेपाल का कहीं और से, श्रीलंका का कहीं और से, चाहे वो गृह युद्ध हो चाहे वो इंटरनेशनली हो, आज के हो रहे युद्ध के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो ये स्टेंजा आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। ये अगेन यहां तक के लिए है और ये अगेन अगले वाले लाइन के लिए है। तो पोएट कहता है कि इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। जो ब्रिटिश यानी कि जो वायलेंस है, जो हिंसा है, जो युद्ध है, उसको लोग आवश्यक मानने लगे हैं और ये हिंसा जो आवश्यक हो गई है, ये अपने हाथों को पोंछती है गंदे मकसद के नैपकिन पर। यानी गंदा मकसद का एक नैपकिन रखा हुआ है और जब भी कुछ काम गंदा करता है उस नैपकिन में हाथ पोंछ करके अपने हाथ साफ कर लेता है और ये कहता है कि ये हिंसा आवश्यक थी, हिंसा का होना आवश्यक है। यहाँ मेटाफर है, यहाँ बताया जा रहा है कि नेसेसिटी अपने हाथों को पोंछती है, जैसे वॉर अपने झूठे इरादों को साफ करती है। और ये पर्सोनिफिकेशन है, नेसेसिटी को एक इंसान के रूप में दिखाया गया है। आर्नी भी इसमें है, वायलेंस को जस्टिफाई किया गया है एक नेसेसरी के रूप में। अगेन अ वेस्ट ऑफ आवर कंपेशन, और ये एक वेस्ट है हमारे कंपेशन का। अगर हम भीख भी मांगे, दया भी मांगे, सिंपैथी भी मांगे तो ये सिंपैथी हमारी बेकार हो जाएगी, वैसे ही बेकार होगी जैसे स्पेन के साथ हुई थी। स्पेन एक रेफरेंस यहां दिया गया है स्पेनिश सिविल वॉर का, जो 1936 से लेकर 1939 तक लड़ा गया। तो स्पेनिश सिविल वॉर में भी ऐसे ही हुआ था।
उनके साथ भी गृह युद्ध में उनकी जो करुणा थी, दया थी, वो व्यर्थ हो गई थी। वैसे ही अफ्रीका में भी दया और मानवता व्यर्थ हो रहा है, यानी हिंसा और खून खराबा चलता आ रहा है। यह आयरनी है, क्योंकि कंपैशन में कोई इफेक्ट नहीं है, आप कितना भी दया की भीख मांग, और एल्यूजन भी है, इसमें स्पेनिश सिविल वॉर का रेफरेंस दिया गया है। अब पोएट कंपेयर करते हुए कहता है द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन। गोरिल्ला मेटाफर है रिबेल्स का, रिबेल्स यानी माओ माओ रिबेलियंस, जिसमें ककियू जनजाति भी है जिसे वाइल्ड माना गया है। सुपरमैन मेटाफर है ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स का जो ऑर्गेनाइज्ड है। तो पोएट कहता है गोरिल्ला यानी रिबेलियंस इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं सुपरमैन के साथ। यानी यहां बताया जाता है कि दो असमान शक्तियों की टक्कर है माओ माओ विद्रोही और अंग्रेज शासकों के बीच में। सुपरमैन में एल्यूजन है जो संकेत देता है निश्चय के उबरमेंस कंसेप्ट का। अब पोएट अपने आइडेंटिटी पर आता है। आई हु एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ, वेयर शैल आई टर्न डिवाइडेड टू द वेन। पोएट कहता है कि मैं तो पॉइजन्ड हूं, मैं मिक्स्ड हूं, मैं जहर बन चुका हूं विद द ब्लड ऑफ बोथ, क्योंकि मेरे अंदर दोनों का खून है। ये पोएट यहां मिक्स्ड हेरिटेज के बारे में बात करता है, अफ्रीकन प्लस यूरोपियन, क्योंकि पोएट के अंदर दोनों का खून बह रहा है। दोनों का खून पोएट के अंदर कैसे है, आपको पहले वो कंफर्म कर दी जाए। पोएट का बर्थ प्लेस है सेंट लूसिया, जो एक कैरिबियन आइलैंड है। अगर माँ बाप की बात की जाए तो इनके फादर वॉलकॉट महोदय के फादर वारविक वॉलकॉट एक इंग्लिश या यूरोपियन डिसेंट थे, यानी व्हाइट पर्सन थे वो। और मदर इनकी एलिक्स मार्लिन, वो अफ्रीकन डिसेंट की थी, यानी वो ब्लैक थी। तो इस तरीके से इनके अंदर दोनों का खून था। और अपब्रिंगिंग की बात की जाए तो ये कोलोनाइज्ड कंट्री में ही पैदा हुए। जब ये पैदा हुए तो कोलोनाइज्ड था सेंट लूसिया, और वहां इंग्लिश बोला जाता था जो कोलोनियल लैंग्वेज था, और इनका मदर टंग भी था। तो इनकी मदर टंग थी इंग्लिश, इनकी अपब्रिंगिंग इंग्लिश में हुई। इनका बर्थ प्लेस जब हुआ तो इंग्लिश का ही शासन चल रहा था, फादर भी इंग्लिश थे। तो मदर और बर्थ प्लेस के कारण ही ये अफ्रीकन है, वरना टंग से, ब्लड से, फादर के बैकग्राउंड से ये पूरे के पूरे यूरोपियन है। वेयर शुड आई टर्न, अब मैं किधर जाऊं, किधर मुड़ करूं, किधर मुड़ूं, अफ्रीकन की तरफ मुड़ूं, यूरोपियन की तरफ मुड़ूं। मेरा तो वेन भी है, जो नस है जिसमें ब्लड बहता है, वो भी डिवाइडेड है, आधा ब्लड इनका आधा ब्लड उनका। मतलब मेरा खून ही जहरीला है। मैं किधर जाऊंगा, इनके पक्ष में बोलूंगा दूसरे वाले बुरा बोलेंगे, दूसरे पक्ष में बोलूंगा पहले वाले बुरा बोलेंगे, मैं जाऊं किधर। यहां मेटाफर है पॉइजन्ड ब्लड का, कंपेयर की जा रही है इनर कॉन्फ्लिक्ट से। अब पोएट एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछता है, अपने आइडेंटिटी को कंफर्म करने की कोशिश करता है, उलझन में है। पोएट कहता है आई हु हैव कर्स्ड, कर्स्ड मींस कंडेम्ड, मैंने कंडेम किया था, मैंने कोसा था। किसे कोसा था? द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल। ड्रंकन ऑफिसर मतलब होता है कोई शराबी ऑफिसर, पर यहाँ ड्रंकन जो है वो सिंबल है करप्ट और क्रूएल कॉलोनियल रूलर्स का। यानी एक ऑफिसर की बात नहीं की जा रही है, पूरे कॉलोनियल रूलर्स की बात की जा रही है, क्योंकि वो ड्रंकन है, वो करप्ट है, वो क्रूएल है। तो मैंने एक बार अंग्रेजी शासन के शराबी और भ्रष्ट अफसर को कोसा था। लेकिन अब पोएट उलझन में है और कहता है कि हाउ चूज बिटवीन द अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव। मैं किसको चूज करूं, अफ्रीका को या इंग्लैंड को, अफ्रीकन टंग को या इंग्लिश टंग को, जिसे मैं प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं इंग्लिश बोलता हूं, बचपन से ही मेरा बोलना, बचपन से ही मेरी मदर टंग इंग्लिश है। तो मैं चूज किसको करूं? एक बार कंडेम भी कर चुका हूं उसकी, तो मैं अंग्रेजों के साथ भी नहीं जा सकता, और अंग्रेजी बोलता हूं तो मैं अफ्रीकन के साथ भी नहीं जा सकता। तो मैं जाऊं तो जाऊं किसके साथ? यहाँ सिनगडकी है, ड्रंकन ऑफिसर सिनगडकी है। यहाँ एक ऑफिसर रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे कॉलोनियल सिस्टम की, पूरे के पूरे कॉलोनियल रूलर्स की। पोएट लास्ट के 4 लाइंस में आप देखें तो एक के बाद एक के बाद एक रिटोरिकल क्वेश्चन दागे जा रहा है। उसे अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है, पर वो अनसुलझी रह जाती है और वो परेशान रहता है। इन भयानक प्रश्नों के साथ इस पोएम को खत्म करेगा। बिट्रे देम बोथ और गिव बैक व्हाट दे गिव। बिट्रे मतलब रिजेक्ट या विश्वासघात, देम मतलब अफ्रीकन और इंग्लैंड दोनों, गिव मतलब वायलेंस, क्योंकि अफ्रीका और इंग्लैंड दोनों वायलेंस कर रहे हैं, दोनों हिंसा कर रहे हैं, एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो पोएट कहता है कि क्या इन दोनों को मैं धोखा दे दूं, क्या इन दोनों से विश्वासघात कर लूं मैं, अफ्रीका से भी और इंग्लैंड से भी, या फिर इन्हें वही लौटा दूं जो ये देते आ रहे हैं, यानी हिंसा और नफरत जो ये देते आ रहे हैं, क्या इन्हें मैं वही लौटा दूं?
रिटोरिकल क्वेश्चन है ये। फिर से रिटोरिकल क्वेश्चन वाला लाइन शुरू होता है, हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड बी कूल। पोएट कहता है इतने बड़े पैमाने पर जो ये स्लॉटर हो रहा है, यानी मास किलिंग यानी नरसंहार हो रहा है, इसे देख करके मैं कूल कैसे रह सकता हूँ, कैसे अपने आप को काम रखूं, शांत रखूं, या इनडिफरेंट रखूं, या तटस्थ रखूं, मैं कैसे। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव। लिव मतलब सरवाइव। पोएट कहता है अफ्रीका से मैं कैसे मुंह मोड़ करके जी सकता हूँ, कैसे रह सकता हूँ, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी अफ्रीका से मुंह मोड़ने के बाद। यानी अफ्रीका उनकी आत्मा और खून में बसी हुई है, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। इस तरीके के रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ करके अपनी डिस्पेयर, अपनी निराशा जाहिर करता है पोएट, और एक अनसुलझी पहेली के साथ ये पोएम खत्म करता है। इसमें एनाफोरा नामक फिगर ऑफ स्पीच हाउ कैन यूज हुआ है। इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है। आशा है आपको ये पोएम समझ में आया होगा। कोई परेशानी हुई होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।